हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज़ होती है। जैसे आपने कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा था, उनका वेरिएशन भी पढ़ा था, उसके ऊपर के बेस्ट न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने पढ़े थे। लेकिन ये कंडक्टिविटी मेज़र कैसे करते हैं, हमें इसके बारे में भी पढ़ना है। आज के वीडियो में हम लोग उसी के साथ डील करेंगे। हमारी पहली हेडिंग आज की है दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। नाउ कंडक्टिविटी को अगर हमें मेज़र करना है तो हम लोग कंडक्टिविटी में क्या मेज़र करते हैं। हम लोगों को एक चीज़ पता है कि सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है वो तो ड्यू टू द आयंस होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग एक्चुअल प्रैक्टिस में कभी भी किसी भी सॉल्यूशन का डायरेक्ट कंडक्टेंस चेक नहीं करते। हम लोग काउंट करते हैं उसका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एग्जैक्टली हमें मिल जाता है एंड रेजिस्टेंस अगर मिल गया तो उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, आप लोगों को क्या मिल जाएगा, कंडक्टेंस, दैट इज कंडक्टिविटी मिल जाएगी। नाउ कंडक्टिविटी मेज़र करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस यूज़ किया जाता है वो होता है कंडक्टिविटी सेल। नाउ कंडक्टिविटी सेल की अगर बात करें तो कंडक्टिविटी सेल होता क्या है, तो ये मैंने आपके सामने एक डायग्राम बना के रखी है। बेसिकली अगर देखें तो कंडक्टिविटी सेल में क्या है, ये एक कंटेनर है, आउटर ग्लास कंटेनर है एंड इस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने सॉल्यूशन रखा है जिसका रेजिस्टेंस आपको मेज़र करना होगा। मतलब इस सॉल्यूशन का हमें कंडक्टेंस मेज़र करना है। हम क्या मेज़र करेंगे, पहले रेजिस्टेंस मेज़र करेंगे एंड यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड को देखिए, ये एक आउटर ग्लास ट्यूब आपको दिख रही है एंड इस ग्लास ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर लगे हैं प्लैटिनम प्लेट। नाउ प्लैटिनम प्लेट का मतलब क्या होता है, प्लैटिनम के ऊपर जब हम लोग फिर से इलेक्ट्रोलिसिस करके प्लैटिनम को डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ पर प्लैटिनम ब्लैक बनता है और ये इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट किया जाता है क्लोरोप्लैटिनिक एसिड का। मीन्स प्लैटिनम के सरफेस पे फिर से प्लैटिनम चढ़ाते हैं बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्लोरोप्लैटिनिक एसिड। नाउ ये जो डिवाइस आपके सामने आता है इस डिवाइस को हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी मेजर करते समय हम लोगों को कंडक्टिविटी सेल का इस्तेमाल करना है। जी हाँ, हमें एक और टर्म यूज करनी पड़ती है जिसे हम लोग कहते हैं सेल कांस्टेंट। हम क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट। नाउ सेल कांस्टेंट क्या होता है ये समझने से पहले आप लोगों को रिवाइज करा दो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है इट इज़ 1/r इंटू L अपॉन A होता है, बराबर है। वेयर K इट इज़ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी, बराबर। R क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, जो भी रेजिस्टेंस आप लोग यूज़ करेंगे। लेंथ L क्या होता है, तो L इट इज़ नथिंग बट द लेंथ बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, मतलब सेपरेशन, बराबर है, दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस। एंड उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो ए मतलब एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड। नाउ किसी भी सेल की अगर हम लोग बात करते हैं, फॉर एनी सेल द रेशियो ऑफ सेपरेशन that is L between the two electrodes divided by the area of cross section of electrode is called as सेल कांस्टेंट। देखिए सेल कांस्टेंट होता क्या है, अगर हम लोग सेल कांस्टेंट की बात करें तो सेल कांस्टेंट इज नथिंग बट द रेशियो। ये रेशियो है किसका, तो दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिस्टेंस है उसका, किसके साथ, तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड। मतलब हम लोगों ने ये जो लिखा है ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई L/A। जी हाँ, L/A का मतलब क्या हो गया, सेल कांस्टेंट हो गया। सो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि K इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। नाउ सेल कांस्टेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेल कांस्टेंट
क्या मिला आपको, L/A। इसका SI यूनिट अगर आप लोग निकालने के बारे में सोचे तो लेंथ का SI यूनिट क्या होता है, मीटर, एंड ये क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर, तो ये क्या बच गया, मीटर इनवर्स बचेगा। सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या आ गया, मीटर इनवर्स, और हम लोग कॉमन यूनिट जो यूज करते हैं ये होता है सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पर आप लोगों ने सेल कांस्टेंट के बारे में समझा, कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग पढ़ते हैं, मतलब कौन सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज करते हैं एंड कौन सा कैलकुलेशन यूज करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब किसी भी सॉल्यूशन की अगर आपको कंडक्टिविटी निकालने के लिए कहता है तो कंडक्टिविटी मेजरमेंट में जनरली 3 स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है, जिसमें पहली जो स्टेप होती है ये होती है डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। सबसे पहले हमें सेल कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। एक चीज़ याद रखिए, सेल कांस्टेंट मतलब सेल का कांस्टेंट। जब तक कंडक्टिविटी सेल आप सेम यूज़ करते हैं तब तक उसका सेल कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, बराबर है। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी होता है सेल कांस्टेंट को मेज़र करना। ना उस सेल कांस्टेंट को हम लोग कैसे मेज़र करते हैं, तो सेल कांस्टेंट को मेज़र करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या होता है ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। अगर हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को देखते हैं तो ये देखिए, ये जो ब्रिज है ये 2 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक साइड में कंडक्टिविटी सेल है और एक साइड में ये दूसरा आर्म है जहाँ पर हम लोग रेजिस्टेंस को सेट करते हैं। यहाँ देखिए कंडक्टिविटी सेल क्या है ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया। यहाँ पर मैंने वो सॉल्यूशन लिया जिसका रेजिस्टेंस हमें पता करना है। क्या पता करना है, रेजिस्टेंस। मतलब ऑब्वियसली हम लोगों को धीरे धीरे क्या मिलती जाएगी, कंडक्टिविटी मिलती जाएगी। इनफैक्ट यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ जो सॉल्यूशन यूज़ करते हैं सबसे पहले वो सॉल्यूशन होता है पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी आपको एग्जैक्टली पता होती है। ना इसे ठीक से देखें तो इस दूसरे आर्म में देखो, यहाँ पर एक वायर है, यूनिफॉर्म थिकनेस का एक वायर है AB। इसे मीटर स्केल के ऊपर स्ट्रेच करके रखा जाता है एंड इस AB को अब हम लोग कंडक्टिविटी सेल के साथ एंड वेरिएबल नॉन रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करते हैं। ये जो RX है इसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल नॉन रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, वेरिएबल नॉन रेजिस्टेंस है। एंड यहाँ सॉल्यूशन से क्या मिलेगा आपको, अननोन सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मिलेगा। ना यहाँ पर अगर हम लोग D की बात करते हैं तो D क्या है, तो D ये है गैल्वानोमीटर, ये डिफ्लेक्शन मेजर करेगा। दिस इज गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर है। एंड F इट इज द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। F क्या होता है, तो F एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है। देखो यहाँ पर एक वायर है AB जिसे हम लोगों ने स्ट्रेच करके रखा है। ना इस वायर का एक टर्मिनल हम लोगों ने कंडक्टिविटी सेल के एक इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करके रखा है एंड B को दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट करके रखा है थ्रू द वेरिएबल नॉन रेजिस्टेंस, बराबर है। एंड इस सर्किट को जब आप लोग क्लोज करोगे तो सर्किट में से करंट फ्लो होगा, गैल्वानोमीटर उसका डिफ्लेक्शन दिखाएगा। नाउ गैल्वानोमीटर जब डिफ्लेक्शन दिखाएगा तो हम लोग इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इस वायर AB के अक्रॉस मूव करेंगे। एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि कोई भी डिफ्लेक्शन आप लोगों को नहीं मिलेगा, मतलब ये कि करंट फ्लो क्या हो गया, नलीफाई हो गया। सपोज करिए कि ये आप लोगों को मिलता है एट पॉइंट C। कौन से पॉइंट पे मिलता है, पॉइंट C पे मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल आप लोगों को यहाँ पर इक्वेशन क्या मिलता है, तो आप लोगों को इक्वेशन मिलता है रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय लेंथ AC इज इक्वल टू वेरिएबल नॉन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय द लेंथ BC। मतलब ये हम लोग इन लेंस को काउंट कर सकते हैं, मेजरेबल लेंस है, बराबर है। सो देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ AC डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ BC इंटू RX बन जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। सो रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन अगर मिल जाएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा सेल कांस्टेंट, राइट। सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर K इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन R है, तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू K इंटू R। ना यहाँ पर जो K है वो किसका K है, तो KCl सॉल्यूशन का है। क्यों, क्योंकि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है ये मेजर्ड होती है। आप लोग जो KCl यूज़ करते हो
इसका कॉन्सेंट्रेशन आप 1 मोलर रख सकते हो, 0.1 मोलर रख सकते हो, या फिर इवन 0.01 मोलर रख सकते हैं। अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे आप लोगों के पास इसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है, एंड देयरफॉर सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, दैट इज कंडक्टिविटी ऑफ KCl इनटू रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। बराबर है। तो यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा सेल कांस्टेंट है। ये पहला पॉइंट, मतलब पहली स्टेप, अगर कंडक्टिविटी मेजर करनी है तो ये पहली स्टेप आप लोग फॉलो करेंगे। इसमें दूसरी जो स्टेप होती है वो होती है डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी, डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ अननोन सॉल्यूशन। अब अननोन सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी आप कैसे मेजर कर सकेंगे? आप लोग जरा सोचिए, आप लोगों के पास जो सेल है, कंडक्टिविटी सेल, वो तो फिक्स है। जब मुझे कंडक्टिविटी मेजर करनी है, अननोन सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर करनी है, तो मैं अननोन सॉल्यूशन का क्या मेजर करूंगा? रेजिस्टेंस मेजर करूंगा। कैसे मेजर करूंगा? ये जो कंडक्टिविटी सेल है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन को मैं रिप्लेस कर दूंगा। यहाँ पर जो पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन था, इस पोटेशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को मैं रिप्लेस करूंगा। उसकी जगह पर वो सॉल्यूशन लूंगा जिसकी मुझे कंडक्टिविटी मेजर करनी है। ऐसा सॉल्यूशन लूंगा जिसकी मुझे कंडक्टिविटी मेजर करनी है। मैं उस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकाल लूंगा। बराबर है। उस सॉल्यूशन का अगर मुझे रेजिस्टेंस मिल गया तो आपके पास सेल कांस्टेंट है, आप लोग कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो कंडक्टिविटी की अगर आप लोग बात करते हैं तो K इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है? तो सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन होता है। बराबर है। अब आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो कौन से सॉल्यूशन का है? जिस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर करनी है। सबसे पहले क्या लिया था इसमें? पोटेशियम क्लोराइड, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी मालूम थी, तो कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट निकाल लिया। कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट निकालने के बाद जिस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी निकालनी है उसका रेजिस्टेंस मेजर करिए, उसकी कंडक्टिविटी क्या मिल गई? सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। एंड इसमें तीसरी जो स्टेप होती है वो होती है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, जिसे हम कह सकते हैं आगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अननोन सॉल्यूशन। अगर आप लोगों के पास सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है एंड आपने अगर कंडक्टिविटी निकाल ली तो आप लोग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। कैसे? लैम्ब्डा इज इक्वल टू 1000 K/C पड़ा हुआ है ये इक्वेशन। बराबर है। 1000 K/C, वेयर C का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन होता है। K इट इज द कंडक्टिविटी जो यहाँ पर निकाली आप लोगों ने, एंड कंडक्टिविटी कहाँ से निकाली? पहले सेल कांस्टेंट यूज कैलकुलेट करके। तो डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ अननोन सॉल्यूशन में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं या कैसे मेजर करते हैं? ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो 3 मार्क के लिए तक का क्वेश्चन बन सकता है। कैसे कैलकुलेट करें? तो पहले सेल कांस्टेंट को डिटरमाइन करिए, फिर अननोन सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को डिटरमाइन करिए, एंड देन मोलर कंडक्टिविटी को डिटरमाइन करेंगे। अब रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी मेजरमेंट के ऊपर कैसे न्यूमेरिकल पूछते हैं जरा देखते हैं। हमारे पास 3 न्यूमेरिकल है जिसमें से मैं एक सॉल्व करके देने वाला हूँ, बाकी 2 आप लोग सॉल्व करेंगे। इसमें पहला और दूसरा तो बिल्कुल सेम ही है, तीसरा उससे छोटा है। फर्स्ट एंड सेकंड ये 3-3 मार्क के लिए हो सकता है, थर्ड वाला 2 मार्क के लिए हो सकता है। देखिए क्या कहता है ये न्यूमेरिकल, अ कंडक्टिविटी सेल containing 0.01 molar KCl gives at 25 degrees Celsius the resistance of 604 ohm. The same cell containing 0.001 molar silver nitrate gives resistance of 6530 ohm. Calculate the molar conductivity of 0.001 molar silver nitrate. आपके पास गिवन है K ऑफ KCl मतलब कंडक्टिविटी ऑफ KCl एट 25 डिग्री सेल्सियस। हमें मोलर कंडक्टिविटी निकाल के देनी है किसकी? सिल्वर नाइट्रेट की। अब इस न्यूमेरिकल को देखो, मोलर कंडक्टिविटी निकालने से पहले क्या निकालना होता है? K कंडक्टिविटी।
और के निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ता है, सेल कांस्टेंट। यहाँ अगर हम लोग गिवन की तरफ ध्यान देते हैं तो आपके पास गिवन में क्या है, तो रेजिस्टेंस ऑफ KCL दिख रहा है 604 ओहम। आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ KCL है 604 ओहम। आपके पास K ऑफ KCL है कितना है, 0.00141 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट है कितना है, 6530 ओहम। आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट है कितने कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन है, 0.001 मोलर का। देन आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ये फाइंड आउट करने के लिए कहा है। नाउ मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने से पहले आप लोगों को सेल कांस्टेंट निकाल के देना पड़ेगा। अब आप लोगों के पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, K इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस होता है। ये किसका है, KCL का, एंड ये क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ KCL। सो देयरफॉर सेल कांस्टेंट की अगर आप बात करते हैं तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू K ऑफ KCL इंटू R ऑफ KCL होगा। इसकी वैल्यूज है हमारे पास, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए क्या है, K ऑफ KCL दैट इज 0.00141 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, एंड रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस आपके पास है 604 ओहम का। अब जरा सोचिए आप लोगों के पास ये ओहम इनवर्स के साथ ओहम कैंसिल हो गया, जो सेल कांस्टेंट आएगा इसका यूनिट क्या बच गया, सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए तो जरा ये जो आप लोगों को वैल्यू मिलेगी ये आती है 0.852, ये क्या मिल गया आप लोगों को, सेल कांस्टेंट। अब एक चीज़ याद रखिए गाइस, सेल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं बाय बी से, स्मॉल बी से, तो आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, बी की। फिर इसके बाद आपको क्या निकालनी पड़ेगी, कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। पहले कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट निकालनी पड़ेगी, दैट इज K ऑफ AgNO3। तो K ऑफ AgNO3 ये आप लोग कैसे निकालेंगे, तो K ऑफ AgNO3 इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ AgNO3। देखिए आपके पास सेल कांस्टेंट आ गया, तो सेल कांस्टेंट कितना आया, तो 0.852 सेंटीमीटर इनवर्स, एंड रेजिस्टेंस कितना है इसका, 6530 ओहम। जो भी आंसर आएगा इसका यूनिट आप लोगों को मिल रहा है ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। करिए तो कैलकुलेट, इसका कितना आंसर आता है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो ये आप लोगों को मिलती है 1.3 इंटू 10 टू द पावर -4। आप लोग चेक करेंगे, ये आपको मिल गई कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3। आपको ये कैलकुलेट करके देना है क्या, नहीं, आप लोगों को क्या कैलकुलेट करके देना है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3। मैं इसे यहाँ पर लिखता हूँ, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 ऑफ K अपॉन C। तो 1000 ऑफ K मतलब 10 टू द पावर 3 हो गया, इंटू K कितना आया, 1.3 इंटू 10 टू द पावर -4 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय C। कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कॉन्सेंट्रेशन 0.001 मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर -3, ये क्या हो जाएगा, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब बच जाएगा। मैं मोल पर सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिखता, ये होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, ये होता है मोल पर लीटर। तो लीटर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट हम लोग ढूंढ लेंगे। आप लोग ज़रा चेक करिए तो इसका फाइनल आंसर कितना मिल रहा है। इसका कैलकुलेशन करने से आपको मिलता है 130। अब यूनिट देखिए क्या है, तो ओहम इनवर्स तो ऊपर है, ठीक है, ओहम इनवर्स 1 है। देन यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये सेंटीमीटर इनवर्स है, तो यहाँ पर बच गया सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड मोल ऊपर चला गया तो क्या हो गया, मोल इनवर्स। तो ऐसे 3 मार्क का ये न्यूमेरिकल था, 3 कैलकुलेशन थे, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, बराबर जगह है।
अब इसी के ऊपर आप लोगों को ये न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम होमवर्क है, सिर्फ वैल्यूज अलग है। क्लियर? एंड देन उसके बाद ये वाला न्यूमेरिकल आप लोग ट्राई करके देखेंगे, इसमें आपको सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए कहता है। तो कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस के ऊपर इस टाइप से न्यूमेरिकल बन सकते हैं। सो गाइज, हमारे इस लेसन का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। हमने अभी तक कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा। अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की स्टडी करने के लिए, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ये क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब एक ऐसा सेल होता है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन, इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, इसकी स्टडी हम लोग करते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बेसिकली 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जनरली कार्बन के भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। एंड ये 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इनको हम लोग डिप करके रखते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड्स के आजू बाजू में केमिकल्स होंगे एंड वहाँ पर रिएक्शंस हो सकती हैं, बराबर है। तो केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसके बीच में क्या रिलेशन है, इसकी स्टडी करने के लिए हम लोग जनरली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैंने कहा बेसिकली कि क्या होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रोड्स होने चाहिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बाद हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस की तरफ। अब इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस क्या होनी चाहिए, तो सर द रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कह सकते हैं ना, हाँ। ऐसी रिएक्शन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होगी उसे आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहेंगे, बराबर है। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन एक्चुअली होती क्या है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें इन्वॉल्व होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन को हम लोग कह सकते हैं द रिएक्शन इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ electrons from one species to another species, right। एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। अब यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रिएक्शंस होते हैं गाइस, उन्हें हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस। क्यों, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शंस को हम लोग दूसरा नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्शंस कौन से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस होते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस क्या है, तो ऑब्वियसली इट इज द रेडॉक्स रिएक्शन। ना इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस की अगर बात करें तो इसमें 2 हाफ रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। कितने हाफ रिएक्शंस, 2 हाफ रिएक्शन, जिसमें एक जो हाफ रिएक्शन होती है इसे आप लोग कहते हो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। एंड दूसरी जो रिएक्शन इन्वॉल्व होती है इसे हम लोग कहेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ना ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मतलब क्या, ऐसी रिएक्शन जिसमें आप लोगों को क्या दिखता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लॉस करती है उसका ऑक्सीडेशन होता है। एंड रिडक्शन में आपको क्या मिलता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मिलता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड इन दोनों का अगर आप लोग सम करते हैं तो आप लोगों को कौन सी रिएक्शन मिल जाती है, रेडॉक्स रिएक्शन मिल जाती है, बराबर है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दोनों रिएक्शन कैसे होगी, साइमल्टेनियस होंगी। एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, रिडक्शन। सर अब ये इलेक्ट्रोड क्या है, तो इलेक्ट्रोड्स की अगर हम लोग बात कर सकते हैं तो इलेक्ट्रोड्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो अ सरफेस एट विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन ऑकर। देखिए इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। A surface at which oxidation और reduction half reaction occurs। Now ऐसे इलेक्ट्रोड्स भी होते हैं जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं,
द इलेक्ट्रोड्स विच आर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन आर कॉल्ड एज एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। एंड किसी ने अगर पूछा कि एक्टिव इलेक्ट्रोड्स का मतलब क्या है, तो आप लोगों को बताते आना चाहिए क्या है एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब। ऐसा इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, एंड दूसरा इलेक्ट्रोड ऐसा होता है जो कि रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। ऐसे इलेक्ट्रोड्स जो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते उन्हें आप लोग कहते हो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। क्या कहते हैं हम लोग? इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। बेसिकली कार्बन एंड प्लेटिनम की जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं इन्हें हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब ये जो दो इलेक्ट्रोड्स हमने कहा कि एक पे ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे पे क्या होगा? रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा। इन दो इलेक्ट्रोड्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो हम लोग जानते हैं बाय द नेम ऑफ एनोड एंड बाय द नेम ऑफ द कैथोड। बराबर है। नाउ एनोड का मतलब क्या होता है? तो एनोड का मतलब होता है द इलेक्ट्रोड at which ऑक्सीडेशन occurs। बराबर है। एनोड मतलब क्या? ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पे ऑक्सीडेशन होगा, मीन्स जो भी स्पीसीज एनोड पे ऑक्सीडाइज होगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो फिर कैथोड का मतलब क्या हो जाएगा? तो कैथोड का मतलब हो जाएगा द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन ऑकर्स। देखिए क्या है कैथोड का मतलब? द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन ऑकर्स। कैथोड और एनोड ये दोनों के दोनों इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में, तो उन्हें एक्टिव इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। अदरवाइज इलेक्ट्रोड्स कैसा रहेगा? इनर्ट। तो एनोड मतलब जिस पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, जिस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होगा वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। कैथोड मतलब ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पे हमेशा रिडक्शन रिएक्शन होगी, मतलब जिस स्पीसीज का रिडक्शन होगा वो कैथोड से क्या ले सकता है? इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की अगर बात करें तो ये बेसिकली दो टाइप का होता है, जिसमें से पहला जो होता है इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। राइट, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब क्या होता है? अ सेल इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल reaction is forced to occur by passing a direct current from an external circuit। देखिए, is called as an electrolytic cell। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसा सेल जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हम लोग जबरदस्ती कैरी आउट कराते हैं बाय पासिंग अ डायरेक्ट करंट फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट। दैट सेल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। नाउ इलेक्ट्रोलिटिक सेल की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है? तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिक करंट सेल के अंदर जाएगा एंड केमिकल रिएक्शन होगी। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अगर हम लोग एनोड के ऊपर का चार्ज देखते हैं तो एनोड के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, ये आप लोगों ने देखा हुआ सेल है, बराबर है। एंड कैथोड की अगर बात करते हैं तो कैथोड के ऊपर चार्ज होता है निगेटिव। ये पहला टाइप का सेल आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl वगैरह। तो वो किस सेल में कैरी आउट कराते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैरी आउट कराते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है? एक ऐसा सेल जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हम लोग कराते हैं बाय पासिंग एक्सटर्नल करंट। दूसरा जो टाइप होता है सेल का, उसे हम लोग कहते हैं गैल्वानिक सेल।
क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोल्टेक सेल। इसे हम लोग कहते हैं वोल्टेक सेल। नाउ गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेक सेल क्या होता है, तो अ सेल इन विच स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन produces इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इज कॉल्ड एज गैल्वेनिक सेल, क्या होता है गैल्वेनिक सेल? ऐसा सेल जिसमें केमिकल रिएक्शन होती है और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। मतलब ये ऐसा सेल हो गया जिसमें केमिकल एनर्जी is converted into electrical energy। देखिए, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें क्या था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही थी? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। यहाँ पर एनोड और कैथोड के ऊपर के चार्जेस उल्टे हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप लोगों ने पढ़ा कि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर होता है निगेटिव। यहाँ कैथोड के ऊपर का चार्ज अगर हम लोग देखें तो ये होता है पॉजिटिव। वही इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड कैसा होता है? निगेटिव टर्मिनल होता है। अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इसमें होने वाली रिएक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। हमें दो टाइप के इलेक्ट्रोलिसिस भी पढ़ना है। ना इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसे होता है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसे होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक कंटेनर होता है। क्या होता है? एक कंटेनर होता है। सपोज करिए कि ये है कंटेनर, मेटल का बना हो सकता है या प्लास्टिक का भी बना हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन से मटेरियल की रिएक्शन आपको कैरी आउट करानी है। ठीक है, ये कंटेनर हो गया। एंड इस कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करते हैं? दो इलेक्ट्रोड्स को रख देते हैं। ये हो गए दो इलेक्ट्रोड्स, जिसमें से एक कैथोड होगा और एक क्या होगा? एनोड होगा। ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें तब पता चलेगा जब हम लोग इसे कनेक्ट करेंगे विद द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। जब आप लोग इसे कनेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर है ये बैटरी। ठीक है, नाउ ये देखिए, इफ अगर हम लोग इसे एनोड कहते हैं तो इसे एनोड कहते हैं, मतलब ये कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव टर्मिनल, एंड इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है इस डायरेक्शन में। अगर हम लोग इसे कैथोड कहते हैं तो ये कौन सा टर्मिनल हो गया? फिर निगेटिव टर्मिनल, एंड एनोड से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। एंड ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इन इलेक्ट्रोड्स को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं। किस में डिप करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स में। और वो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकता है? तो मोल्टन आयोनिक कंपाउंड हो सकता है या फिर उसका एक्वस सॉल्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एनोड पे जब ऑक्सीडेशन होगा तो जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी वो इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगी? बैटरी खींच लेगी। एंड बैटरी फिर उन इलेक्ट्रॉन्स को थ्रू द वायर किसके तरफ भेज देगी? कैथोड। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से लीव करेंगे फ्रॉम एनोड एंड एंटर कहाँ से करेंगे? फ्रॉम द कैथोड। इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है ये आप लोगों ने समझा, अभी भी है क्योंकि हमें उसका ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें अब पढ़ना है दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। नाउ मोल्टन NaCl का मतलब होता है फ्यूज्ड NaCl। कैसे होगा? NaCl को सॉलिड स्टेट में हीट करिए, मेल्ट हो जाएगा। वो जो मोल्टन NaCl है उसी को हम लोग कहते हैं फ्यूज्ड NaCl। नाउ इसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करके हम लोग केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करते हैं, जिसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। नाउ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl अगर कैरी आउट करना है तो हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज़ करेंगे। इस केस में एनोड एंड कैथोड
ये दोनों के दोनों बने होते हैं कार्बन के, मतलब ये है इनर्ट इलेक्ट्रोड। एंड यहाँ पर हम लोग रखेंगे मोल्टन NaCl को एज एन इलेक्ट्रोलाइट। अब मोल्टन NaCl अगर है तो इसमें फ्री आयंस प्रेजेंट होंगे, दैट इज सोडियम कैटायन एंड क्लोरीन एनायन, राइट। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की असेंबली हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे। जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो सेल कैसे ऑपरेट होगा, दैट इज रिएक्शंस ऑकरिंग इन सेल। यहाँ पर रिएक्शंस कैसे मिलेंगे हमें, हम लोग जरा उसे समझते हैं। देखिए, जब आप लोग करंट पास करोगे तो करंट जब आएगा यहाँ पर, तो इन दैट केस ये जो आयंस है, इन आयंस का मूवमेंट होगा। एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट आयंस अपने से अपोजिट चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मतलब ये कि ये जो सोडियम का कैटायन है, ये किसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, टुवर्ड्स द कैथोड। एंड जो क्लोरीन का एनायन है, ये किसके तरफ जाने की कोशिश करेगा, टुवर्ड्स द एनोड जाने की कोशिश करेगा। एंड जिसके कारण आप लोगों को दोनों इलेक्ट्रोड पे रिएक्शंस मिलेंगे। अब अगर हम लोग रिएक्शंस को देखें तो एट एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, तो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग एनोड पे होने वाली रिएक्शन को देखते हैं तो Cl निगेटिव, ये लिक्विड स्टेट में, मोल्टन स्टेट में, इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन गैसियस एटम में कन्वर्ट होगा। एंड इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, बराबर है, ये क्या लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। बट बेसिकली अगर देखा जाए तो क्लोरीन का जो आयन होता है, ये क्लोरीन का आयन इतने क्वांटिटी में हमें लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, इसका रीज़न आगे देता हूँ। तो इसका मतलब ये दोनों का जब ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ से क्लोरीन के 2 एटम्स आपस में मिलेंगे, 2 एटम्स मिलेंगे क्लोरीन के, जो कि गैसियस स्टेट में होंगे। एंड यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। ये जो क्लोरीन के गैसियस एटम मिले, ये आपस में कंबाइन होंगे क्योंकि क्लोरीन इस फॉर्म में होता है अपने नॉर्मल स्टेट में, राइट। तो ओवरऑल जो रिएक्शन है एट एनोड, ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ क्लोराइड आयन, ये प्रोड्यूस करेगा Cl2 गैस। एंड यहाँ से रिलीज हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कि जब क्लोरीन के आयंस यहाँ पर जाएंगे तो पहले Cl में कन्वर्ट होंगे एंड Cl2 बन जाएंगे, और Cl2 बनकर इस एनोड से क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद रिएक्शन कहाँ पर होगी, एट कैथोड। सोचिए, अब एनोड पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, एनोड पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए ना, ड्यू टू लॉस ऑफ Cl निगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगी, बैटरी, एंड किसके तरफ भेज देगी, टुवर्ड्स द कैथोड। कैथोड से ये इलेक्ट्रॉन फिर से एंटर कर सकते हैं यहाँ पर मोल्टन स्टेट में, जिसका एडवांटेज कौन उठाएगा, सोडियम का कैटायन, क्योंकि सोडियम के कैटायन का रिडक्शन होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द सोडियम मेटल आयन, जो कि फ्यूज स्टेट में है। एंड ये यहाँ पर क्या होता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा, जिसे हम लोग कह सकते हैं मोल्टन सोडियम मेटल हो जाएगा डिपॉजिट। नाउ नेट रिएक्शन की अगर बात करें तो नेट रिएक्शन में क्या होता है, तो सर नेट रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन एंड रिडक्शन हाफ इक्वेशन का सम होता है। तो आपके पास ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कौन सी है, ट्वाइस ऑफ Cl निगेटिव, इनका ऑक्सीडेशन होके Cl2 गैस बनती है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बराबर है। एंड रिडक्शन रिएक्शन कौन सी है, तो Na पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na में, इसे हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस चाहिए तो यहाँ पर क्वांटिटी को डबल कर दीजिए। ये नेट रिएक्शन क्या दे रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड हो गए। यू विल ऑब्जर्व कि ट्वाइस ऑफ Na पॉजिटिव लिक्विड प्लस ट्वाइस ऑफ Cl निगेटिव लिक्विड, ये क्या दे रहा है, तो ट्वाइस ऑफ Na एंड Cl2 गैस। ये रिएक्शन क्या हो गई, रेडॉक्स हो गई, ये रिएक्शन रेडॉक्स। मतलब रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को अगर हम लोग देखें तो रिजल्ट क्या हुआ,
इसमें पहले तो पेल ग्रीन क्लोरीन गैस इवॉल्व एट एनोड। देखिए पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन ऐसा एलिमेंट है जिसका नाम उसके कलर से रखा गया। क्लोरीन कम्स फ्रॉम द क्लोरस, और क्लोरस का मतलब होता है पेल ग्रीन, मतलब फेंट ग्रीन, येलोइश ग्रीन भी हम लोग उसे कहते हैं। एंड दूसरा रिजल्ट क्या मिला, तो डिपोजिशन ऑफ मोल्टन सिल्वरी कलर्ड सोडियम मेटल ऑन कैथोड के ऊपर कौन डिपॉजिट हो गया, सोडियम मेटल डिपॉजिट हो गया। इस तरीके से होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन NaCl। गाइस अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl के बारे में पढ़ा। आप लोगों को पता चला इसमें कि मेटल जो है ये कहाँ पर डिपॉजिट हुआ था, कैथोड पे। एंड नॉन मेटल मतलब क्लोरीन या फिर और भी किसी दूसरे आयनिक कंपाउंड का अगर आप लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो उसका जो मेटल है वो कैथोड पे डिपॉजिट होगा, एंड जो नॉन मेटल होगा वो कहाँ से रिलीज हो जाएगा, थ्रू द एनोड। ये याद रखना है। इसके बाद हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। ना एक्वस NaCl मतलब क्या, तो सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व्ड इन द वाटर, बराबर है। एंड जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट करेंगे तो हम लोग सेल बिल्कुल वही यूज़ करेंगे। देखिए फर्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पर आयंस की कंडीशन कुछ अलग अलग होगी, आयंस की कंडीशन कुछ अलग अलग होगी। जब हम लोग इसका इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो रिएक्शंस मिलती है वो रिएक्शन कौन कौन सी मिलती है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिडक्शन रिएक्शन एट कैथोड। देखिए रिडक्शन रिएक्शन और यू कैन से रिडक्शन हाफ रिएक्शन, बराबर है। रिडक्शन रिएक्शन एट कैथोड कौन सी मिलनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ तो आपको पता है कि सर रिडक्शन तो Na पॉजिटिव का हो सकता है, तो एक चांस तो यही है Na पॉजिटिव का जब रिडक्शन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट होना पसंद करेगा, Na मेटल में कन्वर्ट होना पसंद करेगा, बराबर है। नाउ इस रिएक्शन का अगर हम लोग पोटेंशियल देखते हैं, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसका पोटेंशियल होता है -2.71 वोल्ट का। अब इसमें दूसरी रिएक्शन कौन सी हो सकती है, जरा सोचो। रिएक्शन में पानी इन्वॉल्व है, बराबर ना, तो दूसरी जो रिएक्शन हो सकती है वो हो सकती है रिडक्शन ऑफ वाटर का अगर हम लोग रिडक्शन कैरी आउट करना चाहते हैं तो वाटर का रिडक्शन जब होगा तो यहाँ से रिलीज हो जाएगी हाइड्रोजन की गैस, यहाँ से रिलीज हो जाएगी हाइड्रोजन की गैस, एंड आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव आयन। अगर आप लोग इस रिएक्शन के पोटेंशियल को देखते हैं तो इस रिएक्शन का जो पोटेंशियल होता है ये होता है -0.83 वोल्ट, -0.83 वोल्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर जो दो रिएक्शन है ये रिएक्शंस ऐसे क्यों आई, बराबर ना। तो यहाँ दो रिएक्शंस एक दूसरे को compete कर रही है। सोडियम कैटायन का भी रिडक्शन होने की कोशिश करेगा, एंड पानी के अंदर का H पॉजिटिव, देखिए H पॉजिटिव का रिडक्शन हुआ और ये किस में कन्वर्ट हो गया, H2 में। लेकिन सर अब दो में से रिएक्शन होगी कौन सी, तो ये जो E0 वैल्यू है इसे हम लोग कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। जिस रिएक्शन के लिए E0 की वैल्यू ज़्यादा होती है वो रिएक्शन होती है। अब इन दो रिएक्शन में देखिए कौन से रिएक्शन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो इस सेकेंड वाले के लिए। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये क्या है, -0.83 और ये है -2.71, तो ये वैल्यू काफ़ी बड़ी है। तो इसका मतलब ये कि कैथोड पे रिडक्शन की रिएक्शन कौन सी होगी, तो रिडक्शन ऑफ द वाटर होगी, बराबर है। देन इसके बाद जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बराबर है। दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ पर होगी, एट एनोड। अब एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका किसका होगा, तो आपके पास एक कंडीशन पता है। एक कंडीशन ये है कि सर एक रिएक्शन ये हो सकती है, बराबर ना। ये रिएक्शन अगर हुई तो यहाँ से क्लोरीन गैस निकल जाएगी,
एंड 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। इस रिएक्शन का पोटेंशियल अगर हम लोग देखते हैं तो यह होता है -1.36 वोल्ट का, राइट। एंड दूसरी रिएक्शन को अगर हम लोग देखते हैं तो यू विल ऑब्जर्व कि दूसरी रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन ऑफ द वाटर। एंड ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर जब होगा तो कैसे होगा, तो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर जब होगा तो यहाँ से रिलीज होती है ऑक्सीजन की गैस। देखिए ये -2 से कहाँ गया, 0 में चार्ज बढ़ गया। एंड यहाँ रिलीज होते हैं H पॉजिटिव के आयंस, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने लॉस करेगा ये। अगर इस रिएक्शन का पोटेंशियल हम लोग देखते हैं तो इस रिएक्शन का पोटेंशियल आपको मिलता है -0.4 वोल्ट। अब देखिए यहाँ एक चीज़ की तरफ समझिए कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया कि जिसका पोटेंशियल ज़्यादा वो रिएक्शन होगी। तो इस केस में किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर का। तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि सर एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो होगी ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, बराबर है। ऐसा हम लोग सोच सकते हैं बिल्कुल, बट नहीं होता। यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो ये होती है, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन। कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन। सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बिकॉज ऑफ द ओवर वोल्टेज। सर ये ओवर वोल्टेज क्या है, देखिए इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट करंट लगा, बट एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस को कैरी आउट करते समय थोड़ा ज़्यादा करंट लगता है। इस प्रोसेस को कैरी आउट करते समय तो वो जो डिफरेंस है, जो थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू है एंड ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है, इसमें जो डिफरेंस है पोटेंशियल का उसे ओवर वोल्टेज कहते हैं, ओवर पोटेंशियल भी कहते हैं। एंड ओवर पोटेंशियल का फिनोमिना अगर हम लोग समझे तो हमारे बुक की लिमिट नहीं है, हम लोग हमारे बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं बना सकते ओवर वोल्टेज का। तो ओवर वोल्टेज के कारण यहाँ पर रिएक्शन कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो देयरफॉर नेट रिएक्शंस क्या होगी, अब नेट रिएक्शंस मतलब क्या, सर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का सम। हाँ तो लिखिए रिएक्शन, आपके पास रिडक्शन किसका था, वाटर का। इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे, 2। क्या मिला था, हाइड्रोजन गैस एंड ट्वाइस ऑफ OH निगेटिव मिला था, ठीक है। इसका पोटेंशियल अगर हम लोग देखें, अब यहाँ हमें पोटेंशियल की जरूरत नहीं, हमें ये पता चल गया कि रिएक्शंस बन गई, ठीक है। देन उसके बाद ऑक्सीडेशन किसका हुआ, तो Cl निगेटिव का। ट्वाइस ऑफ Cl निगेटिव इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड गिव Cl2 गैस, ठीक है। करिए सम, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि ट्वाइस ऑफ H2O लिक्विड प्लस ट्वाइस ऑफ Cl निगेटिव एक्वस इट गिव्स H2 गैस। H2 गैस कहाँ पर निकली, तो H2 गैस कैथोड पे निकली, बराबर है। H2 गैस कैथोड पे निकली। क्लोरीन गैस कहाँ पर निकली, एनोड पे निकली। एंड सॉल्यूशन में क्या रह गया, OH निगेटिव। सॉल्यूशन में क्या रह गया, OH निगेटिव रह गया। होगी ऐसी नेट रिएक्शन आप लोगों को मिलेगी। तो यहाँ पर एक चीज़ की तरफ हम लोगों को समझना है कि इलेक्ट्रोलिसिस जब कैरी आउट करेंगे एक्वस NaCl का तो अलग केस है। तो फिर रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या हुआ, तो रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये 3 मार्क का कंप्लीट क्वेश्चन बनता है। तो रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, पहला हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड एट कैथोड, बराबर है। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड एट कैथोड। दूसरा क्लोरीन गैस इवॉल्व्ड एट एनोड, ठीक है। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन क्या, Na पॉजिटिव एंड OH निगेटिव रिमेन्स इन सॉल्यूशन, रिमेन्स इन सॉल्यूशन फॉर्मिंग NaOH। देखिए इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इस मेथड का। NaOH काफ़ी इंपॉर्टेंट केमिकल है, इसे बनाने के लिए हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। नाउ ब्राइन सॉल्यूशन मतलब क्या, ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब होता है 10% एक्वस NaCl। तो NaCl का सॉल्यूशन लेकर उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाए तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी कैथोड से, क्लोरीन गैस निकलेगी एनोड से, एंड सॉल्यूशन में क्या बनेगा, NaOH बनेगा। यह है इलेक्ट्रोलिसिस के फिनोमिना।